हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10th के विद्यार्थी। आज मैं आप लोगों के साथ बोर्ड में आने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से पेपर आपका आता है उस पर मैं आज विस्तार से चर्चा आप लोगों के साथ करूंगी। आइए देखते हैं जो एमसीक्यू हमें भरने होते हैं ओएमआर शीट में, उसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे। इसी तरीके का बोर्ड पेपर, ये सैम्पल पेपर है, आपको इससे इंपॉर्टेंट कई सारे प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में मिल सकते हैं। समय 3 घंटे रहता है और जो पेपर आपका होता है वो 70 नंबर का पेपर होता है। 30 नंबर की जो आपकी फाइल होती है बोर्ड की वो बनती है। ये विषय हिंदी का पेपर है। इसमें सबसे पहले खंड का बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे तो वो प्रेमचंद जी थे। दूसरा, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। तीसरा, एक घूंट की विधा कौन सी है, तो ये नाटक और एक एकांकी भी, जो जयशंकर इसकी एक घूंट जो विधा है वो एक एकांकी भी है और नाटक भी है। अगला, हिंदी का गद्य आरंभ माना जाता है तो 1868 से माना जाता है, इसमें ये मिसप्रिंट हो गया है। अगला, रस मीमांसा के लेखक हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये एक एक नंबर के आपको ओएमआर जो सीट होती है उसमें 20 नंबर के प्रश्न फिल करने होते हैं। तो इस तरीके से 5 नंबर के प्रश्न गद्यखंड के इतिहास से आते हैं यहाँ तक, और 5 नंबर के प्रश्न पद्यखंड के इतिहास से पूछे जाते हैं। तो 10 नंबर के प्रश्न आपकी जो बुक है टेक्स्ट बुक हिंदी की, उससे 10 नंबर के प्रश्न गद्यखंड का इतिहास कब शुरू हुआ 5 नंबर के उससे मिलेंगे आप लोगों को, और 5 नंबर के पद्यखंड के इतिहास से मिलेंगे। तो 10 नंबर के प्रश्न आपको वहीं से तैयार करने हैं। अगला क्वेश्चन, साकेत महाकाव्य के रचनाकार है मैथिलीशरण गुप्त है। अगला, रीतिकाल की रचना है तो रामचंद्रिका है। बाकी रचनाएं ये जो है रामचरितमानस वगैरह ये भक्तिकाल की हैं। अगला, प्रगतिवादी युग की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, प्रवृत्तियां कहते हैं विशेषताओं को, तो मानवतावादी करुणा और नैराश्य की भावना, ये आपका ये सी आंसर सही है। अगला प्रश्न, छायावादी युग के लेखक हैं तो छायावादी युग के निराला जयशंकर प्रसाद, ठीक है, और महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, ये जो निराला है ये छायावादी युग के प्रमुख लेखक माने जाते हैं। अगला, यामा के रचयिता का नाम बताइए, तो महादेव वर्मा जी जो लेखक है वो यामा की रचनाकार है। अगला, यहाँ कहीं पर बिखर गई है भग्न विजय माला सी, तो सा सी से ये जो शब्द आपको दिखाई देते हैं तो उसमें हमेशा उपमा अलंकार होता है, तो इस तरीके से ये उपमा अलंकार, ये भी आंसर सही है। रूलाचंद में मात्राओं की संख्या होती है तो रूलाचंद में मात्राओं की संख्या 24 होती है। अगला प्रश्न 13वां, करुण रस का स्थायी भाव है तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, ये रस से आने वाला प्रश्न है। अगला, वर्षा होती तो अनुपस्था, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए, तो ये वर्षा होती तो अनुवस्था, यहाँ पे कंडीशन अप्लाई की गई और जहाँ पे शर्त रखी जाती है उन वाक्यों को हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, ये सही आंसर है। अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है, तो अध्यापक के द्वारा कक्षा में जायजा लिया गया ये आपका कर्मवाच्य। किस तरीके से, ये टॉपिक को मैं विस्तार से आप लोगों को अलग से एक वीडियो बनाकर पढ़ाऊंगी। अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया, जिस तरीके से इंग्लिश में आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ते हैं ये उसी तरीके का प्रश्न है। तो जब आप किसी भी कर्ता को बाई लगा के प्रयोग करते हैं तो वो कैसा होता है, वो पैसिव वॉइस होता है। तो पैसिव वॉइस में किसका प्रयोग करते हैं हम, कर्म का प्रयोग। जहाँ पे आपको द्वारा ये शब्द दिखाई दे या से शब्द दिखाई दे तो वहाँ पे आपको कर्मवाच्य लगाना है। तो अब अध्यापक के द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया एक कर्मवाच्य। अगला, बीमारी के कारण उसे उठा नहीं जाता है, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य, तो इसमें भाव या फीलिंग आपको स्पष्ट हो रही होगी, तो इस तरीके से भाववाचक भाववाच्य ये वाक्य हुआ। अगला, अनुग्रह में शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है तो उपसर्ग शब्दों के आगे लगाए जाते हैं, तो अनुग्रह में जो शब्द है ये ग्रह में अनुग्रह जोड़ के शब्द बनाया गया है, तो प्रयुक्त शब्द क्या हो जाएगा उपसर्ग अनुग्रह। वो प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के पीछे लगाए जाते हैं और उपसर्ग कहाँ लगाए जाते हैं, आगे लगाए जाते हैं, तो आगे वाला शब्द क्या है अनु, तो इस तरीके से सही हुआ। अगला, त्रिवेणी में कौन सा समास है, तो त्रिवेणी ये एक संख्यावाचक शब्द है, त्रि मतलब 3 नदियों का संगम स्थल, उसको हम कहेंगे त्रिवेणी। तो संख्यावाचक जब कोई वाक्य होता है तो उसमें द्विगु समास होता है क्योंकि संख्यावाची है। अगला, तद नपुंसक लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप होगा, सही आंसर डी होगा 10 में। अगला, फलाद शब्द की विभक्ति एवं वचन है तो फलाद में पंचमी विभक्ति एक वचन है। ये तद के जो रूप है यूपी बोर्ड के विद्यार्थी इस पर ध्यान दें। इसमें आपको तद के जो आपके रूप रहेंगे इसमें आपको 3 लिंग पढ़नी हुई है, जिसमें आपको तद का पुल्लिंग शब्द, तद का स्त्रीलिंग शब्द और तद का नपुंसक शब्द, ये आपको 3 तरीके के तैयार करके जाने हैं और इसमें से आपको एक मिलेगा। तो इसमें अभी तद नपुंसक लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन आया है जो 10 में है, तो आपको तीनों तैयार इसमें से करने हैं और ये तीनों ही इंपॉर्टेंट, पिछली बार भी बोर्ड में इससे प्रश्न पूछा गया था। और जो संज्ञा रूप है उसमें आपको फल का तैयार करना है, ठीक है, और जो भी आपके कोर्स में लगे हुए हैं उस पर आप लोग ध्यान देंगे कौन सी चीज़ पढ़नी है, क्योंकि मैंने इसका सिलेबस पहले डाला हुआ है तो सिलेबस के अनुसार ही आप लोग तैयारी को आधार देंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये 20 प्रश्न जो मल्टीपल चॉइस के थे वो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से, ऐसे ही आपको बोर्ड के पेपर में मिलेंगे। अगला प्रश्न खंड का वर्णात्मक प्रश्न, यहाँ से आपको राइटिंग करनी है पेपर में। इसमें निम्नलिखित अध्यायों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर की व्याख्या आती है आप लोगों की, तो जो अंडरलाइन दी गई है इससे प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखते हैं।
आप प्रश्न देखेंगे किस तरीके से। ये 3 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का रहता है। जैसे ये पहला प्रश्न है 2 अंक का, दूसरा 2 अंक का, तीसरा 2 अंक। इस तरीके से 6 नंबर की आपकी व्याख्या पूछी जाती है, जिसमें उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको संदर्भ पहचानना है, और ये गद्यांश जो आपका गद्यखंड है उससे पूछा गया है। पहचान के पाठ का नाम और राइटर का नाम लिखना है। संदर्भ का मतलब ही होता है पाठ का नाम और राइटर का नाम आपको लिखना होगा। इसमें 2 नंबर आपको मिलेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो केवल इतनी सी अंडरलाइन आप जो देख रहे हैं इसकी आपको व्याख्या करनी है 2 नंबर में। तो 2 नंबर का प्रश्न ये हो गया। अगला, लेखा के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। तो तीसरा प्रश्न, इसको आपको पहचान के इसकी राइटिंग करनी है। तो इस तरीके से 3 प्रश्न जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो 6 नंबर की स्कोरिंग आपकी कंप्लीट होगी। अगला, इसमें चॉइस दी गई है। अगर ऊपर वाला आपको खंड नहीं आता है तो नीचे वाला जो खंड है आपकी ये पाठ्य पुस्तक से ही दिया गया है। भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ा बहुत संख्या में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से इसको पहचाना है। अगर ऊपर का नहीं आता तो नीचे करिए। इसमें भी 3 प्रश्न आपके दिए गए, ऊपर नीचे में से, बीच में अथवा लगा हुआ है, ऊपर नीचे में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है जिसके 3 प्रश्न आपको अच्छे से आ रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अब जो दूसरी व्याख्या आपकी रहेगी वो पद्यांश रहेगी। जैसे लिखा हुआ है, पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर की ये भी व्याख्या है। तो या तो का वाली व्याख्या जो आपको आ रही है, इसके 3 प्रश्न आप देख लीजिए। सेम वही प्रश्न है, पद्यांश का संदर्भ लिखना है और ऊपर पद्यांश की व्याख्या करनी है, दिया गया है। और अगर ऊपर वाला आपको नहीं आ रहा है तो नीचे अथवा करके एक दूसरा दिया गया है। बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का, ये पहचान के आपको इन पद्यांश का जो संदर्भ है उसकी व्याख्या करनी है। और काव्य सौंदर्य भी इसमें लिखा जाता है। मैंने जो भी वीडियो डाले हुए हैं हिंदी से रिलेटेड, उसमें मैंने पद्यांश की व्याख्या, गद्यांश की व्याख्या किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करनी है उस पर पूरी चर्चा की हुई है। इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। अगला देखेंगे तीसरा प्रश्न, जिसका आया, दिए गए लेखों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं लिखी। 5 नंबर का प्रश्न आता है, अच्छी स्कोरिंग करने वाला रहता है। इसमें का में 3 राइटर दिए गए हैं गद्यांश के। इसमें से किसी एक राइटर को आपको लिखना है, उसके जीवन के बारे में और रचनाएं लिखनी है जो उससे रिलेटेड हो। अगला बा प्रश्न दिए गए हैं, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं लिखी। कवि किस में आती है, पद्यांश में आती है, ये आपको याद रखना है। एक गद्यांश का कवि करना, एक गद्यांश का लेखक करना है और एक पद्यांश का कवि करना है। तो इनका भी जीवन परिचय लिखना है और प्रमुख रचनाएं लिखनी है। ये भी 5 नंबर की स्कोरिंग करने वाला प्रश्न। इस तरीके से 10 नंबर का प्रश्न होगा। महादेव वर्मा, तुलसीदास, महाकवि सूरदास, इन तीनों में से किसी एक को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए जिसकी आपको रचना है, जीवन परिचय अच्छे से पता हो। जीवन परिचय में आपको इनका जन्म और जो मृत्यु का सन है वो दोनों चीजें अच्छे से लिखनी है। अगला चौथा प्रश्न देखेंगे। संस्कृत के गद्यांश से एक ये अंश लिया गया है जिसमें ससंदर्भ आपको हिंदी अनुवाद करना है। ससंदर्भ का मतलब पाठ का नाम लिखना है आपको इसमें, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला। ये नीचे वाला वाराणसी वाले लेसन से लिया गया है। तो आपको दोनों में से जो अच्छे से आ रहा हो उसको आप हिंदी अनुवाद में लिखेंगे। और ससंदर्भ मतलब पाठ का नाम भी आपको पता होना चाहिए किस पाठ से लिया गया है। तो इस तरीके से 3 प्रश्न इसमें भी आपको देखने को मिले। आइए आगे देखते हैं। अगला ये श्लोक से दिया गया है, इसी को हम पद्यांश कहेंगे। आप दो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता, अमुक स्फुट वक्ता चा यो जानती शा पंडिता। या तो ऊपर वाला करिए या तो नीचे वाला, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों में से कोई एक आपको करना है पद्यांश से जो संस्कृत का हो। तो जो व्याख्या वाले पार्ट आते हैं वो आपके अच्छी स्कोरिंग करने वाले होते हैं, तो आपको ये जरूर से देखना है। अगला, अपनी पाठ पुस्तक के संस्कृत खंड के कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो 2 नंबर का श्लोक आ गया। ये 2 श्लोक आपको दिए गए हैं। इन दोनों के अलावा आपको तीसरा श्लोक कोई लिखना है जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। इस यहाँ से ये कंडीशन अप्लाई की गई है जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। तो ना तो आप ये वाला लिख सकते हैं ना तो ये वाला लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 3 श्लोक आपको तैयार करके जाना है, जिससे 2 अगर प्रश्न पत्र में आते हो तो एक का आंसर आप अपने मन से लिख पाए। तो 2 नंबर का श्लोक आपको जरूर तैयार, 2 लाइन का आप कोई भी श्लोक तैयार कर लीजिए। 3 श्लोक, उसमें से एक आपको ये प्रश्न निश्चित प्रश्न आता है 2 नंबर का श्लोक जरूर मिलेगा। अगर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। अब आपने जो पाठ पढ़े हुए हैं उनमें से संस्कृत के प्रश्न भी दिए गए हैं, उसको आपको अटेम्प्ट करना है। मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाला हुआ है, उसमें पूरे मैंने व्याख्या भी करवाई है संस्कृत की और उसके प्रश्नोत्तर भी कंप्लीट करवाए हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। इन्हीं 2 प्रश्नों के 4 प्रश्न दिए गए हैं। कोई 2 प्रश्नों के आपको आंसर करने हैं जो कि 2 नंबर की स्कोरिंग करने वाला प्रश्न है। अगला, आपके मित्र के पिता सीमा पर शहीद हो गए हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए पत्र लिखिए। तो आपका जो कोई फ्रेंड है उसके पिताजी का देहांत हो गया है और शहीद हो गए हैं वो, तो उन पे अपनी जो आपकी फीलिंग्स है उसको व्यक्त करते हुए आपको एक लेटर लिखना है। तो ये 4 नंबर की स्कोरिंग करने वाला प्रश्न है। अगला, अथवा में बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को शिकायती पत्र लिखिए। ये मैंने जो भी लेटर्स हैं आपके, मैंने 12 लेटर्स चैनल पर डाले हुए हैं, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। ये 4 नंबर का जो प्रश्न है दोनों में से कोई एक करना, बीच में अथवा लगा हुआ है, या तो ऊपर का करिए या तो नीचे का करिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ये 4 दिए गए, 7 नंबर का निबंध आएगा। ये 4 दिए गए, इनमें से कोई भी जो टाइटल आपको तैयार हो उस पर लिखेंगे। जीवन में विज्ञान का महत्व, विज्ञान का सभी लोग याद करके जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला, आजादी का अमृत महोत्सव, वन महोत्सव, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी टॉपिक आपको अगर अच्छे से तैयार है तो उस पर आपको 7 नंबर का निबंध लिखना है। अगला, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ये 3 नंबर का प्रश्न आता है। तो इसमें जो भी डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे हैं, मैंने इसको भी पूरा
कम्प्लीटली खत्म करवाया हुआ है। जो जिस डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं उनको वही जो खंड है वो फॉलो करना है। जैसे कि मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन के बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। तुमुल खंडकाव्य के आधार पर, ये डिस्ट्रिक्ट जालौन के बच्चों का टॉपिक है आ और बा। तुमुल खंडकाव्य के आधार पर मेघनाथ प्रतिज्ञा की कथा अपने शब्दों में लिखी। तो मेघनाथ प्रतिज्ञा का जो वर्णन है मैंने ये आपको 15 सर्ग जो है वो विस्तार से करवाए हुए हैं, तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो ये प्रश्न करिए। और इसमें दूसरा दिया गया है, इसमें ऊपर क्या लिखा, स्वपाठित खंडकाव्य के निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो ये खंड जो घा है इन दोनों में से कोई एक करना है आपको। या तो मेघनाथ प्रतिज्ञा आपको आ रहा है तो ये करिए, अगर ये नहीं आ रहा है तो तुमुल खंडकाव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, तो नायक इसमें लक्ष्मण है तो लक्ष्मण का चरित्र चित्रण आप इसमें लिख सकते हैं। तो या तो ये वाला प्रश्न कीजिए आप, या फिर ये वाला कीजिए। तो बाकी के बच्चे जो जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, मैंने अग्र पूजा वाला भी करवाए हुए हैं, तो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का देख के इस खंड को अटेम्प्ट किया जाता है। आई होप सभी को पता होगा जो रेगुलर बच्चे हैं पढ़ने वाले। तो इस तरीके से ये बोर्ड में आपका पैटर्न यही रहेगा पेपर का। और इससे जो निश्चित प्रश्न है वो तो आते ही हैं, वो रिपीटेड रहते हैं यहीं से। जैसे कि श्लोक है वो हमेशा आता है वही है। गद्यांश की व्याख्या एक आएगी वो निश्चित है, पद्यांश की व्याख्या एक आएगी वो निश्चित है। संस्कृत पाठ से एक श्लोक का अर्थ आएगा, एक गद्यांश का अर्थ आएगा, वो निश्चित है। गद्यखंड के इतिहास से पूछे जाने वाले प्रश्न 5 रहेंगे, पदखंड के इतिहास से पूछे जाने वाले प्रश्न भी 5 रहेंगे। और बाकी का 10 नंबर का ग्रामर का पोर्शन रहेगा, हिंदी का ग्रामर और संस्कृत ग्रामर। ये निश्चित प्रश्न है जो हिंदी में आते ही हैं। और खंड काव्य पे आधारित जो आपका 3 नंबर का प्रश्न, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, इनमें से ये निश्चित प्रश्न ये आता ही है। जीवन परिचय जो 5 नंबर का है वो आपको जरूर मिलेगा, गद्यखंड से भी और पदखंड से भी। तो ये प्रश्न का जो प्रारूप है प्रश्न पत्र का वो सेम ऐसा ही बोर्ड में रहता है। ये सैंपल पेपर है, इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके फंस सकते हैं।